Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. Before getting into these topics, please like, share, and subscribe to this channel. Today we will see the basic concepts of macroeconomics. So, the first concept is domestic territory, we can also say as economic territory. इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक जियोग्राफिकल टेरिटरी है एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पे पर्सन्स गुड्स और कैपिटल फ्रीली मूव कर सकता है, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग. नॉर्मली तो हमें पता है कि अगर जितने भी बाउंड्री के अंदर हमारा लैंड है वो सारा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिस पे हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है या नहीं. सो इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटायर्स, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड सम फैक्टर्स सच एज first one is the ships and aircrafts owned and operated by normal residents between two or more countries. For example, कुछ प्लेन्स है जो कि ऑपरेट करा जाता है एयर इंडिया के थ्रू, लेकिन वो चल रहा है किसी और दो कंट्रीज़ के बीच में, फॉर एग्जांपल रशिया एंड जापान. सारे प्लेन्स हो जाएंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर. सिमिलरली कुछ प्लेन्स है जो कि सिंगापुर एयरवेज के थ्रू ऑपरेट करा जाता है, लेकिन वो जो प्लेन्स है वो इंडिया और जापान के बीच में चल रहा है. सो वो सारे प्लेन्स डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर के अंदर आएंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स and floating platforms operated by the residents of a country in the international waters where they have exclusive rights of operations. इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे इंडियन फिशरमैन्स. सपोज़ कुछ फिशिंग बोट्स है जो कि इंडियन फिशरमैन के थ्रू ऑपरेट करा जाता है इन द इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन. वो सारे फिशिंग बोट्स विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. The next is embassies, consulates and military establishments of a country located abroad. यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दी इंडियन एम्बेसी. सपोज़ हमारे इंडियन एम्बेसी जो कि लोकेटेड है रशिया में, वो रशिया के अंदर नहीं आएगा, वो इंडियन एम्बेसी है, इसलिए हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आएगा. और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, जैसे कि जापानीज़ एम्बेसी जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, लेकिन वो है तो जापानीज़ एम्बेसी, इसलिए वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, वो आएगा द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान के अंडर. नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज UNO, WHO, जो कि हमारे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर है, लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा इंटरनेशनल एरियाज़ के अंदर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द नॉर्मल रेसिडेंट्स. Normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. बेसिकली जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो हम दोनों को बोलेंगे, कि इंडिविजुअल को भी बोलेंगे हम नॉर्मल रेसिडेंट, एज वेल एज द इंस्टीट्यूशन, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है उसे भी हम नॉर्मल रेसिडेंट ही बोलेंगे. और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोला है वो दो चीज़ों को इंक्लूड करता है, जो कि है फर्स्ट वन इज़ द रेसिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और दूसरा है एक ऐसा रेसिडेंट जो कि अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन जो भी है वो उस लोकेशन में करता है. तो वो सारे वो जो दोनों चीज़ें आ जाती है हमारे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में. और कुछ चीज़ें ऐसे भी है विच आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट. फॉर एग्जाम्पल फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, कुछ टूरिस्ट और विजिटर्स जो कि हमारे कंट्री में आए हैं हॉलीडेज़ के लिए, या फिर कुछ आए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर स्टडी पर्पस, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, तो वो सारे टूरिस्ट एंड विजिटर्स को हम इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे. दे आर नॉट द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री.
नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि फॉरेन स्टाफ्स ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स। कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के एम्बेसीज के स्टाफ्स या फिर ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, ये सारे हो गए वो फॉर अ गिवन कंट्री, ये सारे भी नहीं आएंगे द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एट्सेट्रा, तो ये सारे भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएंगे। ये सारे आ जाएंगे द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरियाज। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा द एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक नॉर्मल रेसिडेंट है एक इंटरनेशनल एरिया का। उसी तरह एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, सच एज़ यूएनओ ऑफिस। सपोज़ एक यूएनओ ऑफिस है जो कि हमारे इंडिया में लोकेटेड है और उसमें एक अमेरिकन काम करता है, तो वो जो अमेरिकन है वो ना ही इंटरनेशनल एरिया का होगा और ना ही डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आएगा। ही विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। लेकिन अगर वो अमेरिकन वर्कर जो कि यूएनओ ऑफिस में काम करता है जो कि इंडिया में लोकेटेड है और वो 1 साल से ज़्यादा के लिए इंडिया में काम कर रहा है, तो फिर ही विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्रू मेंबर्स ऑफ इंडियन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। ये सारे वर्कर्स अगर इंडिया में 1 साल से कम के लिए रह रहे हैं तो फिर वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, और अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए वो रह रहे हैं और अपना जो लिविंग है, अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारे कंट्री में वो सारे वो खर्च कर रहा है, तो फिर वो भी एक नॉर्मल रेसिडेंट बोला जाएगा। नेक्स्ट है द बॉर्डर वर्कर्स जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर में ही रहते हैं एंड दे क्रॉस बॉर्डर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क इन द अदर कंट्री। They are treated as normal residents of the country where they live and not where they work. तो ये सारे जो वर्कर्स है ये सारे एक नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे अपने अपने कंट्री के जहाँ पे वो रहते हैं, ना कि वहाँ जहाँ पे वो काम करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सिटीजनशिप एंड द रेसिडेंटशिप। ये दोनों में बहुत अंतर है। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है जबकि एक रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो सिटीज़नशिप है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक जो कि है प्लेस ऑफ बर्थ और दूसरा है सम लीगल प्रोविजंस जो कि डिसाइड करता है कि वो जो पर्सन है वो उसको हम सिटीज़नशिप अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। फर्स्ट है जब एक पर्सन बॉर्न होता है इंडिया में वो ऑटोमेटिकली हकदार है कि उसे सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया दिया जाए। नेक्स्ट है अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया बट वो अप्लाई करता है सिटीजनशिप पाने के लिए एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीज़न, तो इसी केस में वो सिटीजनशिप ले सकता है किसी दूसरे कंट्री का। नेक्स्ट है रेसिडेंटशिप। ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि डिपेंड करता है कि एक इंसान अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कहाँ परफॉर्म कर रहा है। Secondly, an individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in a country for a period of 1 year or more than 1 year, and his center of economic interest also lies in that country. Only in that case, he will be treated as a normal resident of that country. फॉर एग्ज़ाम्पल एक चाइनीज़ है जो कि इंडिया में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहा है, तो उसे हम ट्रीट करेंगे एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउएवर वो एक सिटीज़न नहीं है। इट मस्ट बी नोटेड दैट वो एक सिटीज़न नहीं है, वो एक नॉर्मल रेसिडेंट है। ही इज़ नॉट अ नेशनल ऑफ इंडिया। ही एज ही डज नॉट होल्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, it means a person can be a citizen of one country and at the same time a resident of another country. I hope these topics are clear to you. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will try to clear it to you. Thank you for watching. Do like, share and subscribe to this channel and hit the bell icon to get notified.